नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुंबई में बॉलीवुड की चांदनी को अंतिम यात्रा में देखने वालों का हुजूम उमड़ा हुआ है, क्योंकि ये अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। लोखंडवाला के सेलिब्रेशन क्लब से उनकी शव यात्रा की शुरुआत हुई और आपको ये बताते चले, ये शव यात्रा विरलेपार्ले के सेवा समाज शमशान घाट तक जाएगी और इस अंतिम यात्रा की तस्वीरें देखिए। हर कौम, हर तबके का जो उनका प्रशंसक है वो आज इस सड़क पर मौजूद है अपने इस कलाकार के अंतिम दर्शन करने के लिए। और शव यात्रा में बॉलीवुड की तमाम हस्तियों के साथ साथ बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इससे पहले लोखंडवाला के सेलिब्रेशन क्लब में श्रीदेवी के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, जहां पर जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, श्वेता बच्चन, नंदा, अजय देवगन, काजोल, रेखा के साथ साथ जॉन अब्राहम, विवेक ओबराय अपने परिवार के साथ श्रीदेवी के अंतिम दर्शन के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। वो ऐसा दिन रहा कि सवेरे मेरे दल के एक बहुत ही सक्रिय साथी जो मछुआरा आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, उनकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई। और उसके बाद दिन में ये सूचना मिली। मैं अपने पार्टी कार्यालय में अपने उस साथी के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने गया था और वहीं पर मीडिया कर्मी ने मेरे ध्यान में ये बात लाई कि मुजफ्फरपुर में एक हादसा हुआ। मैं तत्काल जब लौटकर वापस आया सरकारी आवास में, तो वहां पूरी जानकारी ली और ये सचमुच इतना दर्दनाक हादसा है कि ये मन को विचलित करने वाला है। आखिर स्कूल के बच्चे स्कूल से निकलकर सड़क पार कर दूसरी तरफ जा रहे हैं और इस तरह से वाहन चलाने वाला वाहन चला रहा है कि लोगों को कुचल दे और ऐसी स्थिति आए। अनेक लोग जख्मी भी हुए। तो इन सब चीजों पर जो कुछ भी प्रारंभिक कार्रवाई करनी है वो सब तो किया गया और इस मामले में जो भी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेवार है, जो अपने वाहन को चला रहा था, तो उसके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इन सब बातों के बारे में बातचीत तो हो गई अधिकारियों से, लेकिन मेरे मन में इससे कोई शांति नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि आखिरकार सड़क दुर्घटनाएं तो बढ़ेंगी, सड़कों की लंबाई बढ़ रही है, सड़कों की चौड़ाई बढ़ रही है, हमारी आबादी बढ़ रही है और ऐसी परिस्थिति में हम देख रहे हैं सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। वैसे केंद्र सरकार के मोटर ड्राइविंग रेगुलेशन तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के तहत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर, रिफ्लेक्टिंग टेप, वाहन जांच, फिटनेस जांच एवं हेमलेट का उपयोग आदि बिंदुओं पर कार्रवाई की जा रही है। बिहार राज्य में दुर्घटना के दृष्टिकोण से जो ब्लैक स्पॉट हैं, जहां ज्यादातर दुर्घटनाएं घटती हैं, उनकी भी पहचान, उनको भी चिन्हित किया गया है और सड़कों को दुर्घटना रहित बनाने के लिए साइनेज, डिवाइडर आदि का निर्माण भी कराया जा रहा है। और जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसके हिसाब से केंद्र सरकार ने जो नीति बनाई है और राज्यों में जो कुछ भी उसके ऊपर अमल होना चाहिए, ये पिछले कई माह से इस पर अमल भी हो रहा है और उसके लिए जो भी बुनियादी तैयारी करनी है वो तैयारी भी हो रही है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मुझको लगा कि तो देश भर के कंटेक्स्ट में
ये बातें सही हैं और होना चाहिए और पूरी जिम्मेवारी के साथ होना चाहिए सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए। लेकिन इसके बाद भी बिहार की एक और अलग किस्म की स्थिति है। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारा घनत्व जो है आबादी का वो देश में सर्वाधिक है, और वैसी स्थिति में जो सड़कों के निर्माण पर हम लोगों का जोर रहा है और जो हमारी प्राथमिकता रही है, उसके चलते सड़कों का निर्माण हो रहा है। जो लक्ष्य रखा कि किसी भी देहात के इलाके से, जो सुदूरवर्ती इलाका है, वहां से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से अधिक समय नहीं लगना चाहिए, और जब वो लक्ष्य प्राप्त हो गया तो यह निर्धारित करना कि अब इसे 5 घंटा का लक्ष्य हमें प्राप्त करना चाहिए। तो जब एक तरफ इसको ध्यान में रखकर और गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में सड़कों की संख्या बढ़ रही है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, और जैसा आप सब जानते हैं आबादी बढ़ रही है। तो इस परिस्थिति में हम लोगों को और भी विशेष प्रयास करना पड़ेगा, और इसके लिए हमने 25 तारीख को ही एक बैठक बुलाई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, पथ निर्माण के सेक्रेटरी, परिवहन के, जो ग्रामीण कार्य विभाग है उसके, फिर जो हमारे लॉ सेक्रेटरी हैं, और इसके अलावे एडवोकेट जनरल को भी हमने बुलाया, और उस पर हमने अपने मन में, जो मेरे मन में बातें आई, मुझको लगा कि 3 चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो यह है कि जो कुछ भी यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और उस पर जो मुकदमा दर्ज होता है, तो उसमें सजा कोई ज़्यादा का प्रावधान नहीं है। अब हालत यही देख लीजिए कि सड़क दुर्घटना से संबंधित जो कानूनी प्रावधान है, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाने पर जो वाहन चालक है या जो भी उसके लिए जिम्मेवार है, अधिकतम सजा 2 साल है। आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में, ऐसी सड़क दुर्घटना जिसमें किसी की मृत्यु हो जाती है को धारा 304A के तहत अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 304 के तहत जानबूझकर किया गया कोई कार्य जो मृत्यु का कारण बने और उसे मृत्यु देने के इरादे से किया गया हो, तो अधिकतम सजा आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास एवं आर्थिक दंड है। यह गैर जमानती संज्ञेय अपराध है। इसी धारा में जानबूझकर किया गया ऐसा कोई कार्य जो मृत्यु का कारण बने पर उसे मृत्यु देने के इरादे से न किया गया हो, तो अधिकतम सजा 10 वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों है। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है। अब आमतौर पर देखा जाता है कि सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर मामलों में भी अपने लापरवाह आचरण के कारण दोषी वाहन चालक को अधिकतम 2 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है, जो गंभीर मामलों में नाकाफी प्रतीत हो रही है। और सड़क दुर्घटना में मृत्यु के उपरांत विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, काफी हंगामा होता है, और अंत में दोषी चालक को क्या सजा मिलती है। तो यह बात भी मेरे मन में बहुत बुरी तरह ये चीज हमारे मन में चलती रही। तो हमने जो बैठक बुलाई है अध्यक्ष महोदय, उसमें हमने कहा कि एक तो कानूनी प्रावधान है और यह एक केंद्रीय कानून है, हम इसकी पूरी समीक्षा करें, और इसके बाद हम यह भी देख सकते हैं कि हमारे राज्य की एक विशेष स्थिति है, अधिक आबादी के घनत्व के कारण क्या हम राज्य स्तर पर कानूनी प्रावधान कर सकते हैं। और केंद्रीय कानून में मूल अमेंडमेंट का अधिकार तो पार्लियामेंट का है, लेकिन राज्य अपने राज्य के लिए अमेंडमेंट कर सकती है और जिसकी सहमति लेनी पड़ती है केंद्र से। तो हम लोग इसके बारे में भी सोचें कि अपने यहाँ क्या कुछ हम कर सकते हैं जिससे कानूनी प्रावधान और थोड़ा कठोर हो। तो इसके चलते यह भी एक बात हमने कही है। और दूसरी बात है कि अब जितने सड़कों का निर्माण हो रहा है, हम लोग खुद भी देखते हैं, ग्रीन फील्ड में हाईवे का निर्माण हो रहा, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या एक्सप्रेस वे बने या स्टेट हाईवे बने या कोई रास्ता बनता है,
तो उसमें भी हम अगर नई सड़क का निर्माण करते हैं तो उस परिस्थिति में यह देखा जाता है कि कई जगहों पर ऐसा होता है कि गांव एक तरफ है और उस गांव के लोगों का खेत दूसरी तरफ है। तो लोग अपनी खेती करने के लिए आखिरकार उस सड़क को क्रॉस तो करेगा, तो ऐसी परिस्थिति में और फिर खेती के लिए वो जाएगा तो उसके खेती के लिए जो और कुछ उसको यंत्र की जरूरत है ले जानी है उसको ले जाएंगे, जो उपकरण ले जाना वो ले जाएंगे। बहुत लोग इसके लिए अपने पशुओं का प्रयोग करते हैं उसको ले जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में यह भी लोगों के लिए जटिल कारण होता है। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि एक तो जब हम ब्लैक स्पॉट का चयन कर रहे हैं तो आज जितनी सड़कें बनी हुई है उसमें हमें और क्या करना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर में सुधार में। अब स्ट्रक्चर में सुधार में है, हमें अंडरपास और बनाना पड़ सकता है, अंडरपास बनाएं। अगर इसके लिए हम फुट ओवर ब्रिज बना सकते हैं तो फुट ओवर ब्रिज बनाएं, और फुट ओवर ब्रिज का भी डिजाइन ऐसा हो कि कोई विकलांग व्यक्ति को भी उसमें जाने में सहूलियत हो। छोटे मोटे जो लोग अपने उपकरणों को ले जाएंगे उसको भी ले जा सकेंगे, अपने पशुओं को भी एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं उसको भी ले जा सकें। तो इस तरह से उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जो वर्तमान में जो सड़कें हैं और उसमें जो ब्लैक स्पॉट्स हैं जहां आबादी है और लोगों का एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का सिलसिला है और जो कि स्वाभाविक है, तो उन जगहों के बारे में भी हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इसके अलावे जो नए ग्रीन फील्ड हाईवेज बने उसमें हमको शुरू से ही उस प्रोजेक्ट का ही अंग बनाना चाहिए। कितने अंडरपास कहाँ बन सकते हैं, कितने हमारे फुट ओवर ब्रिज बन सकते हैं, इन सब चीजों को उस प्रोजेक्ट का ही हिस्सा बनाना चाहिए। और तीसरी बात हमने कहा, यानी एक तो कानूनी प्रावधान, दूसरा संरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और तीसरी चीज है अवेयरनेस, जागृति। उसकी भी बहुत सख्त जरूरत है, जागृति की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी कोई गाड़ी चला रहा है उसको भी जिस प्रकार से उसके मन में जागृति होनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से गाड़ी चलानी चाहिए। हमें एक चीज अब तक याद है, हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे और स्टडी टूर के लिए हम लोगों के बैच के सब लोग गए थे, और उसमें तो बंबई था, मुंबई कहलाता है, और वहां जो जेब्रा लाइन था एक, तो हम लोग कई लोग एक साथ 10-15 छात्र थे, हम लोग जेब्रा लाइन से क्रॉस करके आगे गए। हम लोगों का एक मित्र, उसने सोचा कि जेब्रा लाइन है तो धीमे धीमे चल रहा था। हम लोग कह रहे थे तेजी से चलो, इस बीच में दूसरी तरफ से एक गाड़ी आ रही थी, उसने अपने स्पीड को कम नहीं किया। हम लोगों के उस साथी को हम ये बात बता रहे हैं कब की, 1971 की बात मैं बता रहा हूं। तो उसको एक तरह से जंप करके इधर आना पड़ा। तो ये बात बचपन से ही, कम आयु से ही मेरे मन में आई है कि अपने यहां की मानसिकता विचित्र है। अगर जेब्रा लाइन बना भी दीजिए तो यहां पर यह कॉन्शसनेस नहीं है कि अगर जेब्रा लाइन पर लोग एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस कर रहे हैं तो उस समय जो वाहन चालक हैं उनको इतना कॉन्शस रहना चाहिए कि हमें अपनी गाड़ी को धीमे करना है, और जेब्रा लाइन कोई क्रॉस कर रहा है तो पूरी तौर पर क्रॉस कर ले और तब हम गाड़ी को आगे बढ़ाएं। यह सब भी अवेयरनेस की कमी। मैं तो उस समय की बात करता हूं, मेरा अपना अनुभव जो ये अभी दुर्घटना जो हुई उस दिन, ये सारी चीजें मेरे मन में पूरे रात में भी हर समय हमारे मन में ये बात आती रही। तो हमने जो मीटिंग बुलाई उसमें यह भी कहा कि एक अवेयरनेस की भी जरूरत है, और जो हमारे कानूनी प्रावधान है, चाहे वो लाइसेंस देने के लिए हो या वाहन चालन के लिए वाहन के चालक के रूप में हो या जिस प्रकार से भी हो। और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो संरचना है उसमें इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। हमें सोचना पड़ेगा, घटना घटती है, स्वाभाविक है, इसको लेकर के विरोध होता है, लोग अपने दुख का, गुस्से का इजहार करते हैं, सब स्वाभाविक चीजें, इसको कोई नहीं रोक सकता, यह स्वाभाविक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद तो पकड़ा ही जाएगा, कोई भाग के कहां जाएगा, कितने दिन तक जाएगा। आज तक उठा करके देख लीजिए कितने केसेज में कोई कितनी जगह पर भाग करके गया, अंत में तो जाता ही है, लेकिन उसका ट्रायल होगा, सजा मिलेगी, और जो हमने जिसका जिक्र किया आखिरकार कितने दिन तक की सजा मिल सकती है। इसलिए कानूनी प्रावधान में भी कुछ और सोचना पड़ेगा, और जो सड़क सुरक्षा के लिए
जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो कार्रवाई हो रही है उस पर भी पूरी मुस्तैदी के साथ अमल हो और बिहार में इसके अलावे भी हम सोचें। मैं आग्रह करूंगा सभी माननीय सदस्यों से, सब जनप्रतिनिधि नहीं है, आप सब जन नेता हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं या अपने पार्टी के काम से दूसरी जगहों पर जाते हैं या जिस किसी भी काम से जाते हैं तो आपका एक संवाद कायम होता है लोगों के साथ। तो मुझे लगता है कि यह एक ऐसी चीज है कि जिस पर सोचना चाहिए और कॉन्शसनेस के लिए भी हम लोगों को प्रयास करना होगा, चाहे वो पैदल चल रहा हो या गाड़ी चला रहा हो। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कि इसके अलावे और जो कुछ भी किया जा सकता है, हमने एक कमेटी का गठन किया है विकास आयुक्त की अध्यक्षता में, उच्च स्तरीय कमेटी, जिसमें प्रधान सचिव, सचिव गृह विभाग, परिवहन, शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, सचिव सह विधि परामर्शी विधि विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं अनुसंधान विभाग सदस्य हैं। और इस कमेटी को हमने ये जिम्मेवारी सौंपी है कि सड़क दुर्घटनाओं के सिलसिले में और जो कुछ भी करना है इसका पूरे तौर पर अध्ययन करके जरूरत पड़े सर्वे करिए, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लीजिए, एक एक चीज को देख लीजिए और उसके बारे में भी जो करना है वह करिए। और जितने भी काम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूर्व से निर्धारित हैं उन सबों को मॉनिटर करिए ताकि वो जल्दी से जल्दी हो सके। और शायद ये मेरे मन में बात आई कि अगर हम इसको पूरी मुस्तैदी से करेंगे तो संभव है कि कुछ न कुछ इसमें परिवर्तन आएगा और वो पॉजिटिव होगा। हम इसलिए सबसे आप माननीय सदस्यों से सबसे आग्रह करेंगे कि भाई इस चीज पर एक ऐसा विषय, यह कोई विवाद का विषय नहीं है, यह हम सब लोगों के मन में यह एक संवेदनशील मामला है। सब लोग सोचे और क्या क्या किया जाना चाहिए और उसको लेकर के जो भी कानून बनना है फिर तो सदन में ही लाना है और जल्दी से जल्दी लाना है। तो ये सारी चीजों को करना, तो ये एक चीज है। यह बात ठीक है, शराबबंदी के कारण दुर्घटना में कमी आई, लेकिन फिर भी अन्य कारणों से भी होगा। तो कुल मिलाकर इन सारे विषयों पर हम सब लोगों को सोचना चाहिए और हमने ये सोचा कि मैं इसको शेयर करूं और इस बात को मैं रखूं और इसलिए हमने ये बात कही। आपने जो बात कही ठीक कहा मुख्यमंत्री जी, लेकिन जो रोड एक्सीडेंट जो हुआ है आपने एक साधारण रोड एक्सीडेंट के तौर पे आपने ट्विस्ट कर दिया। ये एक्सीडेंट नहीं, ये मर्डर है महोदय। 32 लोगों को कुचला गया महोदय। और हम इतना बता गए, इसके बाद भी समझ में बात नहीं आ रही। और एक रिक्वेस्ट करेंगे, हाइट नहीं, ये आप कैसे समझ गए? अरे कुछ तो, अरे एक मिनट महोदय, इसमें कुछ बात नहीं महोदय, एक रिक्वेस्ट, मुख्यमंत्री जी से इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए। इसको हम ट्विस्ट करने वाले हैं, यही इतने दिनों में हमको जाने हैं, लोग जानते हैं ट्विस्ट कर रहे हैं। आप लोगों की तरह हम 2 मिनट में ट्वीट करना और बिना मतलब का अखबार में बयान देना, ये मेरी आदत नहीं है। ये बयानबाजी के लिए बिहार के जनता ने हमको मैंडेट नहीं दिया है, बिहार की जनता ने काम करने के लिए मैंडेट दिया है और उसमें हम यकीन नहीं करते हैं कि अननेसेसरी 2 मिनट में बोलिए। खैर चलिए, अब आगे अब सुन लीजिए ना, सरकार का उत्तर सुन लीजिए। इस बीच में हो गई, आप बोल रहे थे उस समय, हम किसी को नहीं बोलने दे रहे थे। चलिए, अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष आप बैठ जाइए। आप बोल रहे थे, हम सारे लोगों को शांत करा रहे थे। ये मामला देखिए, 1 मिनट, ये हम आग्रह करेंगे ना, बच्चे ना, हमने शुरू में भी कहा किसी भी घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना स्वाभाविक है। मैं कहां उन चीजों पर ऐतराज कर रहा हूं, लेकिन प्रश्न यह है कि प्रतिक्रिया तो व्यक्त बहुत हो गई, लेकिन यह शेयर करना और आगे क्या किया जा सकता है इस पर अगर सब लोग नहीं सोचिएगा तो मैं नहीं समझता हूं कि इससे समस्या का हल निकलेगा। इसलिए हमने पूरी संवेदना के साथ जो मेरी फीलिंग है उसको हमने व्यक्त किया और इसके आधार पर जो काम कर रहे हैं उसमें सबका सहयोग चाहिए और अंत में हम लोगों को अवेयरनेस भी पैदा करना होगा। मैं उन चीजों को शेयर नहीं, अभी हम जापान में गए थे
और जिस तरह से वहां हमने देखा कि जेब्रा लाइन पर अगर एक आदमी क्रॉस कर रहा है, सारे व्हीकल तुरंत रुकते, और वो दृश्य हमको याद था, और हमको 1971 का दृश्य अपने छात्र जीवन का याद था। तो हमने कहा अपने यहां क्या अवेयरनेस है, आत्मानुशासन की बड़ी कमी। तो इसलिए हमने इन विषयों को संक्षेप में रखा है, और अगर इस पर कमेटी की रिपोर्ट और इस तरह के कोई अमेंडमेंट की बात आएगी तो मैं तो इस विषय पर सर्वदलीय बैठक भी करना चाहूंगा कि इस पर बैठक करके और जो कुछ भी चीजें निकलती हैं उसके आधार पर हो। और दूसरी बात है अध्यक्ष महोदय, सड़क दुर्घटना के अलावे एक चीज यही तो कह रहे हैं, आपके भी मन में कोई विचार है तो क्यों नहीं आप लिख के भेज दीजिएगा ना, सारे सुझाव भेज दीजिएगा। हमने तो यही कहा, हम तो संक्षेप में बोले हैं, अगर उसको डिटेल बोलने लगे तो वह भी कोई जरूरी नहीं है इस समय ही एक एक चीज को कहना। हमने 3 बातों को रखा। नहीं, आपके जिम्मे तो काम ही था ये। नहीं ठीक है, यही तो हम कह दिए। अरे ऐसा है शुरू वो ऐसा है ठीक 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 बैठ ठीक ऐसा है जितना जोश से आप अभी बोल रहे थे, इतना जोश हम आपको उस समय नहीं देखते थे। आपके जिम्मे ये काम था, इतनी सिंसियरिटी हम नहीं देखते थे। अरे चंद्रिका जी बैठिए ना। और मैं बता रहा हूं कि जो काम हो रहा है लगता है गौर से नहीं सुने। जो काम हो रहा है नेशनल लेवल पर जो तय किया गया और हो रहा है वह तो सही है, लेकिन उसके अलावे मैं बार बार कह रहा हूं बिहार में और कुछ करना पड़ेगा। आबादी का घनत्व, अवेयरनेस की कमी, इसको ध्यान में रखते हुए और कुछ करना होगा, और उसके लिए हम चाहते हैं कि सब लोग सोचिए और मिलजुल करके इस पर काम कीजिए। चलिए, हर बार काम होता है। चलिए ठीक। अरे 20 महीना तो काम करने का अवसर मिला ना। ठीक, 20 महीना तो काम करने का अवसर मिला ना। ठीक। और देखिए, हम उन चीजों पर अकारण हम इन चीजों पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। इन चीजों पर बोलने का और भी फोरम है। आज तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर तो जो भी पॉलिसी है, जो भी कार्यक्रम है, जो भी काम है, उसके आधार पर सरकार को स्पष्ट तौर पर लोगों को जानकारी देनी होती है। इस चीज पर हम कहते हैं ऐसा कोई डिबेट हो तो वो डिबेट कर लीजिए, और उतना के लेकिन धैर्य रहना चाहिए कि जब भी कोई बोले तो दूसरा आदमी गौर से सुने। ये नहीं होना चाहिए कि किसी की बात कोई सुने और जवाब मत सुनिए, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन अभी छोड़िए, अब अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था, जो कि किसी भी राज्य सरकार का सबसे बुनियादी और मौलिक काम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कानून का राज स्थापित किया गया और यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे द्वारा अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक नियमित रूप से होती है। हम खुद भी उसकी समीक्षा करते हैं और उसकी मॉनिटर करवाते हैं। 28 दिसंबर 2015 को, 11, 12 और 17 फरवरी 2016 को, 21 सितंबर 2017 को, 21 दिसंबर 2017 को, 3 जनवरी 2008 को, 2018 को जितनी बार समीक्षात्मक बैठकें हुई है, एक एक विषय पर हमने गंभीरता से विचार किया है। और एक बात जान लीजिए, अब तक जितना होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्राइम का रिव्यू हो रहा था। हमने इस बार कहा कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पहले भी हमने कहा था, और इस बार हमने
इसके बारे में कहा कि सबसे पहले आप थाना वाइज क्राइम का रिपोर्ट सामने लाइए, और थाना वाइज ही नहीं, उस थाने के अंदर किस गांव में, किस इलाके में किस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं, और 1 साल का भी उसको एनालाइज करिए। और सिर्फ 1 साल का एनालाइज मत करिए, इसके पहले के 10 वर्षों का जो भी क्राइम फिगर है उसको लेकर दोनों को मिलाइए और देखिए किस इलाके में कौन सी आपराधिक घटना घट रही है और किस इलाके में कौन सी आपराधिक, एक आपराधिक घटना के बारे में, चाहे वो हत्या हो या डकैती हो या लूट हो या किसी प्रकार की घटना हो, चोरी हो, हर चीज के बारे में, या महिला पर कोई अत्याचार हो, इन सब चीजों के बारे में। और उसका नतीजा यह हुआ, हमने दिशा निर्देश दिया, जो अपराध नियंत्रण विभाग है, अपराध अनुसंधान विभाग है, उसके द्वारा अब इस काम को बड़ी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। और थानावार समीक्षा, हमने एक एक चीज को सामने स्क्रीन पर हमने कहा इसकी मैपिंग करके बताइए, और इसको लेकर के अब क्राइम का और ज्यादा उसकी समीक्षा उतने गहरे स्तर पर और माइक्रो लेवल पर करने के बारे में हमने शुरू करा दिया है। और इसके बाद जो पुलिस बल को मजबूत करने के लिए पुलिस बल की संख्या बढ़ाना, उनके लिए और जो संसाधन मुहैया कराने हैं, जो कुछ भी करना है यह भी करना, इन सब चीजों के लिए लगातार नियंत्रित हो रहा है और काम किया जा रहा है। और इसके बाद अभी आपको मालूम होगा, अपराध कर्मियों के त्वरित विचारण जिला स्तर पर दोष सिद्धि में 2 गुणात्मक सुधार हेतु 17 दिसंबर 2017 को न्यायिक पदाधिकारी, अभियोजन पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी के साथ संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्योंकि अगर क्राइम हुआ, आपका हो गया, चार्जशीट भी फाइल हो गया, ट्रायल होना चाहिए, समय पर ट्रायल में गवाह की उपस्थिति होनी चाहिए, आदि जो भी उससे संबंधित मसले हैं, इन सब चीजों के बारे में बिंदुवार उस कार्यशाला में समीक्षा हुई है, जिसमें जुडिशियल साइड से, पुलिस साइड से, एडमिनिस्ट्रेशन साइड से और जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूशन साइड से सब लोगों ने बैठ करके वो कार्यशाला में हिस्सा लिया। और इस पर फिर से त्वरित कार्रवाई के लिए विचार मंथन हुआ है, और उसके लिए आपसी समन्वय भी होना चाहिए अधिकारियों के बीच में। इन सब चीजों पर कार्रवाई हो रही है ताकि अपराध नियंत्रण में रहे, और जब भी कोई अपराध होता है तो उस पर जो कानूनी कार्रवाई है समय सीमा के अंतर्गत वो पूरी कार्रवाई हो, इन सब चीजों को लेकर। और इसके अलावे जो शराबबंदी की बात करते रहे, भैया आप ही लोग थे तो हम शराबबंदी लागू किए थे, शराबबंदी लागू कर दिया भाई हमने तो सुन लीजिए 9 जुलाई, अरे भाई सुन तो लीजिए, अरे अपनी छवि धूमिल मत करिए। एक बार एक दूसरे का हाथ पकड़कर शराबबंदी से नशा मुक्ति की ओर जाने का संकल्प लेने के लिए, अपने भावना का प्रकटीकरण करने के लिए मानव श्रृंखला के अंग बने, और इसके बाद उसका मजाक उड़ाइएगा तो आपका आचरण हास्यास्पद साबित हो जाएगा। ये काम मत करिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जब भी 9 जुलाई को 2015 में जब महिलाओं ने आवाज उठाई, क्यों सब आदमी खड़े हो जाते हैं बिना मतलब? देखिए 9 जुलाई 2015 को नारी सशक्तिकरण पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक सम्मेलन था, और उसमें हम अपनी बात कहकर बैठे थे। तभी 3-4 महिलाओं ने पीछे से आवाज लगाई, शराबबंदी लागू करिए। और हाँ, ठीक है, आप उतना देर बोले और बोलने का मन है क्या? हम तो क्यों बीच में बोलते हैं? हम तो आपकी बात बड़ा धैर्य से सुन रहे थे, तो इतना क्यों अधीर हो रहे हैं भाई? और बोलने के लिए तो पार्टी आपको मौका देती ही है, सब चैनल पर बोलते ही रहते हैं, तो इसमें क्यों अभी भी यहाँ भी बोलने के चक्कर में है? कुछ तो ध्यान रखिए, दूसरों को भी कभी कभी सुनने का स्वभाव भी तो विकसित करिए। अच्छा, सब फेल कर गया। आप कह रहे हैं ना,
आपको तो कष्ट था शुरू में। हमें लोगों को बहुत ही मोबिलाइज करना पड़ा था उस समय, ध्यान में है, इसलिए वो बात अलग है। सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी, एक बात भूलिए मत, जब इसी सदन में हम लोगों ने लाया अमेंडमेंट का, एग्जिस्टिंग जो लॉ था उसमें, तो इसी सदन में सब लोगों ने खड़ा होकर शपथ लिया। ये अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है। ये सब तो आप लोगों को, ये सब आप लोगों को भ्रम है। और आप लोग हर सूरत हाल में अब सीधे बैकआउट कर रहे हैं। पहले जो मेरे कारण आप लोगों को शराबबंदी का समर्थन करना पड़ा, आज आपको लग रहा है कि बेकार का समर्थन किया, इसलिए आप लोग बैकआउट कर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है, बैकआउट मत करिए। अब मैं आपको अध्यक्ष महोदय बताऊं कि अब एक एक चीज का, शराबबंदी एक ऐसी चीज है, इससे कोई समझौता होगा नहीं, किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। और आप जान लीजिए, मैं प्रारंभ से कहता रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें हैं, हर आदमी एक तरह का नहीं होता है। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ न कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होंगे, कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाले होंगे। आपकी आवश्यकता इस बात की है, ठीक है, अरे सब दिखाना चाहिए जी। ताकि तत्काल एक्शन हो जाए। इसको छिपा के क्यों रखे हुए हैं? अगर किसी का फोटो आप देखे हुए हैं, आपके पास फोटो है, उसको तुरंत एक्सपोज करना चाहिए और 1 मिनट में एक्शन होगा, चाहे वो कोई व्यक्ति होगा, निश्चिंत रहिए। अरे अभी आप सुन लीजिए ना, जो बात कहने जा रहे हैं उसको सुनिए। अब हो गया ना, इतना देर में बोल लिए, अभी दूसरी बात हम कर रहे हैं। अब जो कुछ भी हो रहा है, इसकी समीक्षा, सामाजिक अभियान चलाना, यह सब तो चलता रहेगा। लेकिन अभी हम लोगों ने तय किया कि अब इसको और सख्ती से लागू करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए सीआईडी के अंतर्गत हमने एडीजी या आईजी प्रोहिबिशन का तंत्र विकसित किया है। और इसके लिए अलग से सारा पुलिस बल और अधिकारियों की टीम तैयार की गई। और इसके अलावे टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनकी मदद भी की जाएगी। और अभी तक जो हमारा मद्य निषेध विभाग है, उसका 1 नंबर है, पुलिस का भी नंबर है, 2-3 नंबर है। अभी हम हर गांव में उसको, जो बिजली के खंभे हैं, उस पर लिखवाया गया है। लेकिन अब जो नया तंत्र विकसित किया जा रहा है, इस तंत्र में सिर्फ 1 नंबर होगा। और कोई भी व्यक्ति, अगर उसको ये पता चलता है कि यहां गड़बड़ी हो रही है, वो फोन करेगा। आज मोबाइल की तो कमी है नहीं, 12 करोड़ की भी आबादी मुश्किल से अभी पूरी नहीं हुई होगी, लेकिन 8.5 करोड़ मोबाइल है, तो मोबाइल की कोई कमी नहीं है, फोन है। अपने फोन पर उस नंबर पर आप डायल करके सूचना दे दीजिए, और जो भी फोन करके सूचना देगा उसको गुप्त रखा जाएगा, उसके नाम को नहीं डिस्क्लोज किया जाएगा कभी। और वह व्यक्ति देगा, अरे पूरी बात तो सुनो तो भैया, पूरी बात सुन तो लीजिए, नहीं तो इस चीज को समझ ही नहीं पाइएगा। एक फोन नंबर पर वह जब फोन करेगा, वो पूरे बिहार में एक ही जगह वो फोन जाएगा, एक ही नंबर पर, और वो तत्काल वह रिकॉर्डेड भी होगा। और उसके आधार पर घंटा से 1.5 घंटा के अंदर पुलिस या एक्साइज, जिसकी भी टीम को पहुंचना है, वो 1 से 1.5 घंटा के अंदर उस स्पॉट पर पहुंच करके जो कार्रवाई करना है वो कार्रवाई करेगा। और इसके बारे में फोन करने वाले को भी इसकी सूचना दे दी जाएगी। और इस तरह से इसका मॉनिटरिंग होगा, इतना सख्त मॉनिटरिंग होगा कि आप समझ लीजिए, फोन पर क्या बोले
ये जाकर के क्या कर रहा है कार्रवाई, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड होंगी। ऐसा न हो कि बताया गया उसको और उसके अनुरूप वो कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो यह भी एक एक चीज रिकॉर्डेड होगी। और ये आईजी या एडीजी प्रोहिबिशन को ये पूरा का पूरा अधिकार दिया जा रहा है सीआईडी के अंतर्गत, और इससे रिलेटेड कोई भी मामले, अगर ईओयू को छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के मामले को, बाकी किसी भी मामले को अगर वो दर्ज हुआ है तो वह उस मामले के अनुसंधान का काम भी अपने हाथ में ले सकता है। और इस प्रकार से एक ऐसा तंत्र विकसित किया जा रहा है, और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है इस पर काम हो रहा है, और उस टेक्नोलॉजी के बारे में मुझको बताया गया है कि कल तक वो तैयार हो जाएगा। हमने फिर से कहा है कि आप 15 दिन कम से कम ट्रायल कर लीजिए। ऐसा ना हो कि हम उसको अडॉप्ट कर लें और बीच में उसमें कोई खामी रह जाए, और ये पूरे के पूरे तौर, हाँ उस तरह का कोई झंझट नहीं होगा, चिंता मत करिए। आज जीएसटी आपकी जब सरकार थी ना, तब भी हम सपोर्ट किए थे, ये आपको पता नहीं है। जीएसटी हाँ, सब चीज का अंतर था। अरे तो जीएसटी का सपोर्ट कर रहे थे तो आप साथ में नहीं थे, काहे के लिए सब चीज को मुद्दा, अरे मुद्दा अनेक है, मुद्दा अनेक है, मुद्दा अनेक बताइए। तो बजट सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर हादसे पर स्टैंड क्या कुछ लिया, क्या अब तक उसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि एक गंभीर मसला है और रोड सेफ्टी को लेकर क्या कुछ स्थितियां बनाई जानी चाहिए, उन नॉर्म्स पर भी एक सम्मिलित रूप में सुझाव सामने आए तो उसको लेकर एक कमेटी का गठन जरूर किया जाएगा। हालांकि जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। पूरा अधिकार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसको काम करना है और उसको देखना पड़ता है कि अपराध नियंत्रण के लिए और ठोस क्या कार्रवाई हो रही है, कहां क्या कमी है, उसको हम पूरे तौर पर लागू करें। इसलिए दूसरी बात हमारी तरफ से यही है कि किसी भी कीमत पर हम लोग अपराध नियंत्रण के मामले में और कानून का राज कायम करने में किसी भी प्रकार का हम लोग समझौता नहीं करेंगे, और इसको पूरे तौर पर करते रहेंगे। अरे चलिए ना भाई, आप कहाँ यहाँ थे तो एको दिन नहीं बोलते थे। सबसे बड़ा विभाग फाइनेंस मिला हुआ था, अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी काम में रुचि नहीं रखते थे आप, खाली कॉमर्शियल टैक्स नहीं था इसलिए चिंतित थे। अब सुनिए, अब दूसरी बात है, अरे बोलना चाहिए था ना भाई। तो पूरा सदन सहमत है और संकल्पित भी है, और आप जानते हैं कि शराब यहाँ कहाँ से आ रही है, हरियाणा से, यूपी से, झारखंड से, नेपाल से। तो आप जिनको पुराने दोस्त को फिर से नया दोस्त बनाया है तो उनको भी मोबिलाइज कीजिए, उनको भी मोबिलाइज कीजिए। अरे आपका समर्थन है ना पूरा। चलिए बहुत चलिए अब आगे आइए। अब और भी हम कुछ बात शेयर करना चाहते हैं, जरा गौर से दीजिए। जितना बीच बीच में बोलना हो, बाहर बोलना हो बोलिए, लेकिन कुछ बात पर गौर जरूर करिएगा। 2 पॉइंट हमने कहा, तीसरी बात है आज जो हम देखते हैं, जो हम अरे सुन लीजिए ना, नहीं सुनिएगा तो फिर हमारे बोलने का क्या मतलब है। सुनिए तो सही। हम एक तीसरी बात आपको बता रहे हैं, 2 बात के बाद तीसरी बात, और वह है कि पूरे बिहार में जो हम देखते हैं कि कितने विवाद हो रहे हैं, किस चीज को लेकर विवाद हो रहे हैं, तो इस पर हम गहन तौर पर देखते रहे। प्रारंभ से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम जब हमने शुरू किया, उस समय से लेकर जब लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 में इस सदन ने पारित किया, और जब उसको 5 जून 2016 से लागू किया, उसके बाद उसकी निश्चय यात्रा में भी समीक्षा, अन्य प्रकार से भी समीक्षा की, और हमने ये देखा कि पूरे बिहार में, या हम क्राइम फिगर्स जब देखते हैं और क्या कारण है इस झगड़े का, तो हम उसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा झगड़े का कारण है भूमि विवाद, और भूमि विवाद के कारण ही सबसे ज्यादा क्राइम होता है। अब जान लीजिए, जमीन के बारे में लोगों का क्या है, एक सेंस ऑफ पोजीशन है। अगर कोई 1 लाख रुपया किसी का पचा जाए तो विवाद करेगा, झगड़ा कर सकता है, बात कर सकता है, लेकिन उसके आगे नहीं सोचता है।
लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी का एक बित्ता जमीन भी कब्जा कर ले तो उसके अंदर ऐसी भावना होती है कि वो अंत तक मर्डर तक बात चली जाती है। तो एक सेंस ऑफ पोजीशन है जमीन को लेकर के। इसलिए प्रारंभ से ही हमने इस विषय पर ध्यान दिया कि भाई भूमि विवाद के निराकरण का उपाय किया जाए। भूमि विवाद निराकरण कानून भी बनाया, डीसीएलआर को पावर दिया कि जो चीज जुडिशियरी में है उसको छोड़ करके बाकी विवादों का निराकरण हो सके। ये सब करने की कोशिश की और उसी समय हम लोगों ने तय किया कि भाई हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड्स हैं वो पुराने, हमारा जो भू सर्वेक्षण है वो 100 साल से भी ज्यादा पुराना। तो इसलिए हम लोगों ने एक कानून बनाया, नए सिरे से भूमि का सर्वेक्षण हो और सेटलमेंट हो, ये नया कानून बनाया। और उस समय हम लोगों के सामने एक बात आई कि हम एरियल सर्वे करके भी बहुत जल्दी जमीन का सर्वेक्षण कर सकते हैं और उसके बाद ग्राउंड लेवल पर उसका मिलान करा सकते हैं। तो ये जब काम किया हम तो काफी सोच करके कि इससे जल्दी होगी, लेकिन बाद में पता चला कि साहब जो हम लोगों ने हवाई सर्वेक्षण के बारे में सोचा उसके लिए प्रारंभ जब किया तो पता चला कि हवाई सर्वेक्षण के लिए रक्षा मंत्रालय, सर्वे ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, स्थानीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल एवं कस्टम विभाग से सहमति एवं अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है। इस पूरे काम में 3 साल का समय लग गया और इसके बाद अब एरियल सर्वे शुरू हुआ है। अब 37 जिले का एरियल सर्वे पूरा हो गया। सिर्फ एक जिले में अधूरा है, अभी वो पूरा नहीं हो पाया है, वह भी हो जाएगा। सिर्फ मधुबनी में यह कार्य आंशिक रूप से हुआ, वहां भी ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद उसके सब जी ना, ठीक कह रहे हैं, तो है ही, हम लोगों के इसी में सब है शामिल। अब 37 जिले में विशेष सर्वेक्षण हो गया है और वर्तमान में राज्य के 31 जिले के लिए मानचित्र तैयार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। अब तक 8072 राजस्व ग्रामों का मानचित्र प्राप्त हो चुका है। चरणबद्ध रूप से 13 जिलों में का कार्य जमीन से, उसका जमीन पर भू सर्वेक्षण का कार्य संपादित किया जा रहा है और इन जिलों में भू मानचित्रों का जमीनी सत्यापन करते हुए अब तक 1597 राजस्व ग्रामों का सत्यापन, 859 राजस्व ग्रामों की खानापुरी, 260 राजस्व ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन और 2 राजस्व ग्रामों के खतियान का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। और हम लोगों का लक्ष्य ये 13 जिला जो चल रहा है इसका 2020 तक और सारे जिलों का सर्वेक्षण और बंदोबस्ती का कार्य 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य। अगर ये जिस दिन काम पूरा हो जाएगा, लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे और विवाद की घटनाएं कम होने लगेगी। इस पर काम कर रहे हैं, प्रारंभ से काम कर रहे हैं। बीच में काफी कठिनाइयां आई जिसका हमने जिक्र किया, इतने जगहों से आपको परमिशन लेना, वो लेते हुए अब ये काम चल रहा है और पूरी मुस्तैदी के साथ चल रहा है। अब तो ये काम है तो 13 जिला का तो 2020 तक हो जाएगा, लेकिन पूरे बिहार का होते हुए ये 2022 का लक्ष्य कि तब तक ये अपडेट हो जाएगा, सर्वे और सेटलमेंट का काम पूरा हो जाएगा और तब इसके बाद हम लोग कंसोलिडेशन पर जाएंगे ताकि गांव। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, इसको लेकर के तमाम चीजें बनाई जा रही हैं, देखी जा रही हैं। सड़कों की सुरक्षा का जहां तक सवाल है, इसको लेकर के भी गहन अध्ययन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद देखिए अपना बिहार।